चैप्टर 9 है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो इस चैप्टर के अंदर दो तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन है, एक एक्सेस डिमांड और एक डेफिशिएंट डिमांड। तो इकोनॉमी के अंदर ये दोनों ही प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं। एक में बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है और एक में मार्केट बहुत लूज हो जाती है। दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सेस डिमांड को डिस्कस करते हैं। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या है? जब अग्रीगेट डिमांड इज मोर देन अग्रीगेट सप्लाई, इसको एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं। अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और अग्रीगेट सप्लाई कम है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका सबसे पहले जो असर होगा वो क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई होगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे यही काम होगा। इसका एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम देखो, यहां पर क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप दिखाया गया है, जहां पर अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई के बीच में फर्क होता है। तो जहां पर अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई मैच हो रहे हैं, वो हो इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये वाला, ये वाला। ठीक है। बट हुआ क्या, जो डिमांड आ गई है ना, वो यहां पर आ गई है। तो ये जो गैप बन गया ना, ये डिमांड ज्यादा है, ये हमको चाहिए नहीं। ये जो एक्सेस डिमांड आ गई है, होनी चाहिए थी इतनी डिमांड जो विदाउट डॉट वाली लाइन है, लेकिन डॉट वाली लाइन डिमांड हो गई, एक्चुअल डिमांड वो हो गई। ठीक है ना? आपको कितना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? इतना डिमांड चाहिए, मान लो 100, लेकिन डिमांड कितनी हो गई? 200। बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी हुई है। तो ये क्या करेगी? इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी। ये गैप आपको दिख रहा है ना, ये महंगाई का गैप है, इन्फ्लेशन का गैप है। और जितना ये बढ़ता जाएगा उतनी महंगाई बढ़ती जाएगी। जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतनी ज्यादा महंगाई होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। महंगाई को इसी तरह इकोनॉमिस्ट लोग नापते हैं। सो इट रेफर इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इट रेफर्स टू अ गैप बाय व्हिच एक्चुअल aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium। इक्विलिब्रियम के लिए आपको ये वाली डिमांड चाहिए, ये वाली डिमांड चाहिए, पर आपकी जो डिमांड है वो ये वाली हो गई है, ऊपर हो गई है, इस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ गया है। ठीक है, इसको एज इट इज लिखना है, इसका इसकी वर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज ही लिखना है। रेफर्स टू गैप बाय विच एक्चुअल अग्रीगेट डिमांड एक्सीज अग्रीगेट डिमांड। कौन सी? फिर वो कहेंगे दोनों ही अग्रीगेट डिमांड है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, वो वाली अग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चाहते हैं उसके लिए। उसके बाद सीधा नेक्स्ट पे आते हैं, मैं फटाफट करेंगे चैप्टर 15-20 मिनट। नेक्स्ट है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? जहां पर अग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और अग्रीगेट डिमांड कम है। तो यहां पर कौन सा गैप आएगा? डिफ्लेशनरी गैप आएगा। नीचे आप देख रहे हो रेड कलर से मार्क किया हुआ है, यानी डिमांड यहां होनी चाहिए थी पर है यहां पर। तो ये जो बीच का गैप आप देख रहे हो नीचे की तरफ आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें हम लोग मेजर्स की सीधा। फिर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड का, विद बेसिस आपने याद करना, विद बेसिस याद करना, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब मेजर्स कौन सी यूज कर सकते हैं एक्सेस डिमांड के लिए? सबसे पहले करते हैं हम लोग, पेज नंबर 9.6 पे लिखे हुए हैं बहुत सारे मेजर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका इसका पूरे चैप्टर में। और डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं विद लेबलिंग। डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस का मतलब क्या है? पहले एक डायग्राम देखो अच्छे से, पहले देख के बनाओ, देख के बना लिया, फिर अगला पेज पलटो, बिना देखे बनाओ और खुद लेबलिंग करो।
फिर देखो लेबल में क्या छूट गया या क्या गलत बन गया, फिर दोबारा बना के देखो। जब तक परफेक्शन आते बनाते जाओ, ये प्रैक्टिस होती है। ये नहीं ਹੁੰਦਾ बुक च देखिया सीगा, अच्छा एक्स एक्सिस से लिखना है भाई, एक्सिस से लिखना है, अच्छा ये वाली लाइन इत्थों जानी, ये वाली लाइन हो गया हो गया हो गया। कुछ नहीं हुआ, वहम है उनका। इसी को आप पढ़ाई बोलते हैं, जो आप करके थे पढ़ के तो आए थे, वही यही वाली यही स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है। क्वालिटी ऑफ स्टडी इंप्रूव करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग, अब देखो एक्सेस डिमांड को हमको कंट्रोल करना है, तो कौन से तरीके हो सकते हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा खर्चा करती है। तो अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करेगी, गवर्नमेंट अपनी डिमांड को कम करेगी, तो ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट करती है। ये सारे टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करने हैं। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी होती है बजटरी पॉलिसी, बजट के थ्रू गवर्नमेंट कम करती है, बजट में ही अपने खर्चे कम करेगी गवर्नमेंट, और क्या कर सकती है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है डिफेंस के ऊपर आप कम कर दो एक्सपेंडिचर, है ना। डिफेंस इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमीज कर सकती हैं जिनको इतनी जरूरत ही नहीं है। हम लोग नहीं कर सकते, चारों तरफ दुश्मन है। डिफेंस पे खर्चा कम कर दो, या कोई भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी पे खर्चा कम कर दो जो आपको कुछ खास दे नहीं रहा। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद फिर इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। मैं फटाफट बता देता हूँ। अगर टैक्सेस इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो आपके हाथ में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आपके हाथ में पैसा है, ऐसे नहीं कहते कैश जो हमारे हाथ में है, कम हो, ये लिखना। उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं, तो आप एग्जाम में ये लिखोगे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। इंक्रीज इन टैक्सेस विल, पता है क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आप टू द पॉइंट सब कुछ लिख देते हो ना, अगर 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, आपने टू द पॉइंट लिखा हुआ है और आपने इतने में ही खत्म कर दिया, सारे पॉइंट उसमें अगर मिल गया, अंडरलाइन किए होंगे, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। टू द पॉइंट लिखना है बस, ये बात। बहुत ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं होती इस पेपर में। तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी आपकी, तो आप खर्चा ही कम करो। जब आप खर्चा ही कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब देखो ऊपर वाले जो दो थे, वो एक और कैटेगरी के मेजर्स है, नीचे अब और कैटेगरी के मेजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप जो मेजर्स लोगे ना, वो आप मनी सप्लाई को कम करने के लिए लोगे, कि मनी सप्लाई को कैसे कम कर सकते हैं, या क्रेडिट को कैसे कम कर सकते हैं। क्रेडिट भी कम करना पड़ेगा, क्रेडिट यानी उधार, जो बैंकों से उधार मिलता है ना, वो बैंकों से जो उधार मिलता है उसको कम कर किया जाए, या मनी सप्लाई लोगों के हाथ में पैसे को कम किया जाए। दो तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज है इसमें, इसको दो कैटेगरीज में हम लोग बांट देते हैं। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी, और एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स को सबसे पहले देखते हैं, आप क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हैं पैसे की लोगों के हाथ में। तो इसके लिए दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं वो चीजें समझा देता हूँ, फिर सीधा पॉइंट पे आ जाऊंगा। सबसे पहले है बैंक रेट, फिर है रेपो रेट, फिर है रिवर्स रेपो रेट। ये सारे समझ लो क्या होते हैं। एक, बैंकों के पप्पा होते हैं कौन, आरबीआई। जब बैंकों को पैसा चाहिए होता है, तो बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, मान लो एसबीआई है, वो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास जाएगा और कहेगा जी हमको कुछ पैसा उधार दे दो। वो कहते जरूर दे देंगे, हम तो आपके पप्पा हैं। वो पैसा उधार दे देगा इसको, लेकिन फ्री में नहीं देगा, इतना भी पप्पा नहीं है। इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर। वो इंटरेस्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं,
बैंक रेट जितने पे वो चार्ज करेगा, 5%, 6%, जो भी रेट होगा। आप क्या करते हो, आप किससे लोन लेते हो? एसबीआई से, है ना? तो होगा क्या, जब रेट यहाँ महंगा हो जाएगा, ये अगर एक्सपेंसिव होगा, बैंक रेट इंक्रीज होगा, तो लोन भी महंगा हो जाएगा, आपको भी लोन महंगा मिलेगा, वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पैसा कम लोगे, आप कहोगे भैया बहुत महंगा हो गया, कम पैसा लो। तो क्रेडिट आपके हाथ में जो पैसा आने वाला है, क्वांटिटी पैसे की कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लोन महंगा मिलेगा, आप ज्यादा तो थोड़ा लोगे, कम लोन लोगे। समझ आ गया? फिर है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट और बैंक रेट सेम ही होता है, दोनों में क्या डिफरेंस मैं बता देता हूँ। यहाँ भी आरबीआई है, यहाँ भी एसबीआई है, यहाँ भी आप हो, सब कुछ वही है। यहाँ पर भी लोन दिया है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट देना है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट महंगा करना है, सब कुछ सेम। तो आपको सिर्फ रेपो रेट और बैंक रेट को अलग करने की जरूरत क्या है? इसका मेन काम क्या होता है, ये जो पैसा आरबीआई या एसबीआई को देता है, ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए देता है। किसके लिए देता है? और ये जो होता है, ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए देता है। बस ये आपने याद रखना। ज्यादा समय के लिए जब पैसा आरबीआई से एसबीआई उधार लेता है, तो वो बैंक रेट पे होता है, और कम समय के लिए जब उधार लेता है, तो वो रेपो रेट पे होता है। समझ आ गया? अब रिवर्स रेपो रेट देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, उसके पास 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, सरप्लस फंड पड़ा हुआ। वो कहता है तो पैसे फ्री पड़े, इसका क्या करना है? वो क्या करता है, यहाँ जमा कर देता है। कहता है यार इसको यहाँ जमा कर देता हूँ, ऐसे मेरे पास फालतू तो पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये इसको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि पैसा उसने आरबीआई के पास रखा है, तो आरबीआई इंटरेस्ट देगा। अब आरबीआई बड़ा चालू है, अगर आरबीआई को इकोनॉमी में पैसे की कमी करनी है, वो क्या करेगा, वो ना रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। तो वो लालच आ जाएगा उसके मन में, यार ये तो इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एसबीआई ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रख देगा, और हमें देने के लिए एसबीआई के पास पैसों की कमी हो जाएगी, तो हमें लोन मिलेगा नहीं, तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की कमी, मनी सप्लाई कम होगा, तो अग्रीगेट, तो पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? ठीक है ना? तो अग्रीगेट डिमांड को कम करने के ये दो तीन तरीके हैं। समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैं सिर्फ एक साइड के कराऊंगा, दूसरे साइड के आपको खुद करनी है। मैं बता देता हूँ क्या चीज। इंक्रीज इन बैंक रेट है एक्सेस डिमांड के लिए, तो डेफिशिएंट डिमांड के लिए ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन बैंक रेट। ठीक है ना? अब ये आपको खुद करना है, दिसंबर का महीना चल रहा है, ये तो पहली बार चैप्टर नहीं कर रहे, ये आपको खुद सोचना है। तो एक तरफ के मैं करूंगा, दूसरी तरफ के आपको खुद करने हैं। चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा 5 मिनट। इस चैप्टर में खास कुछ है नहीं है, मैंने इसीलिए ये चैप्टर लाइट है इसको यहाँ रखा है, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट को जोड़ा है, क्योंकि उस चैप्टर में डेटा बहुत है, डेटा ड्रिवन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। और डेटा ड्रिवन क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, वो भी हमको सीखना है, वो हम शाम की क्लास में सीखेंगे। खैर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है ना, आरबीआई, उसके पास अपनी सिक्योरिटीज होती है। देखो आरबीआई बहुत ही सेफ बैंक है, क्योंकि वही पैसे छापता है। वो हम कहते हैं जी यहाँ पैसा नहीं लगाना, क्यों कोई लेके भाग ना जाए। पर आरबीआई आपका पैसा लेके कहाँ भागेगा? आरबीआई तो खुद ही बेचारा पैसे छापने का अड्डा ही वो है, वो कहाँ आपके पैसे लेके भागेगा, वो तो यहीं रहने वाला है। ठीक है? तो आरबीआई क्या करता है, वो कुछ सिक्योरिटीज निकालता है। उसकी सिक्योरिटीज मन लुभावन होती हैं, आपको बड़ी पसंद आएंगी, आपको कि वाह यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो सेफ रहेगा, तो आप यहाँ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। ठीक है ना? तो करे क्या होता है फिर, नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, उसको अच्छे लगते हैं ये एवेन्यूज, तो वो क्या करती है, सीधा अपना पैसा आरबीआई में इन्वेस्टमेंट कर देती है, उनकी सिक्योरिटीज खरीद लेती है, क्योंकि उन्होंने ओपन मार्केट में रखा। ओपन मार्केट मींस व्हाट, आप सबके लिए मौजूद है आरबीआई, आप खरीद लो उसकी सिक्योरिटीज। तो आप क्या करते हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, आप कहते हो ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, आरबीआई के पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे को बड़ा फायदा होगा और सेफ भी रहेगा। आप यहाँ पैसा डाल देते हो, और आपने पैसा यहाँ डाल दिया, अब क्या होगा, आपका पैसा वहां अटक गया।
आपका पैसा वहां अटक गया, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनको डिमांड को ही कम करना है क्योंकि डिमांड एक्सेस। समझ गए? ये हो गया। दूसरी चीज इसमें आती है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की। फिफ्थ चीज है क्वांटिटी में लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, चलो इसको सीख लेते हैं। आरबीआई जो होता है उसके नीचे सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। मैं एक कमर्शियल बैंक ले लेता हूँ, सपोज एचडीएफसी। ठीक है? और एचडीएफसी में आप अपना पैसा जमा करते हो, आप कस्टमर हो एचडीएफसी के, ऐसे ही होता है, यही लिंक है ना? ऐसी हायरार्की होती है, आपके ऊपर एचडीएफसी, एचडीएफसी के ऊपर आरबीआई से। तो होगा क्या, अब आपने सपोज एचडीएफसी में 10 लाख रुपीज जमा, 10,000 रुपीज जमा करवाए। तो आरबीआई आप और एक और कस्टमर है, ये आप हो मिस्टर ए हो आप, और एक बी कस्टमर है, वो जाता है यहाँ लोन लेने के लिए। तो ये 10,000 में से तो लोन देना, एचडीएफसी अपना पैसा तो छापता नहीं है, जो पैसे आप जमा कराते हो उसमें से वो लोग लोन देते हैं। लेकिन आरबीआई कहता है कि कुछ हिस्सा आपको हमारे पास मतलब अलग करके रखना पड़ेगा, उसको लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। यानी अगर 10,000 आया है तो मान लो 10% आपको अलग करके रखना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इतना ज्यादा नहीं होता वैसे। ठीक है ना? तो 1,000 रुपया आपको अलग करके रखना है, और 9,000 का आप लोन दे सकते हो इसको, ये 9,000 लोन इसको दे सकते हो। 1,000 रुपया आपको अलग करके रखना पड़ेगा। ये दो तरह से अलग होता है, एक को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, एक को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दो होती है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है? कैश रिजर्व रेशियो का पैसा क्या होता है, जैसे ये 1,000 रुपया अलग करवाया है तो कैसे होता है, वो कहता है 5% ये और 5% ये, ऐसे करके होता है। समझ आ गया आपको? यानी 10,000 का 5% कैश रिजर्व रेशियो के रूप में अलग करके रखो, 10,000 का 5% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में अलग करके रखो। तो हम पूछते हैं जी अलग करके कहाँ रखें, दराज में रख दें? कहते नहीं, दराज में नहीं रखना, ये कैश रिजर्व रेशियो वाला आप हमको दे दो, ये विद सेंट्रल बैंक किसके पास जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, और ये आप दराज में रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों में फर्क होता है। एक पैसा उनको अपने पास ही अलग करके रखना होता है, और एक पैसा उनको सेंट्रल बैंक भेजना पड़ता है। समझ में आ गया? ये फर्क होता है। और यहां पर ना एक टर्म लिखी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप पढ़ोगे तो आप पूछोगे ये होता क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दिख रहा है? लीगल रिजर्व रेशियो के कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के डेफिनेशन में देखो, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ये क्या चीज होती है, ये भी देख लो। देखो बैंकों के पास पैसा पड़ा होता है, आपको भी मालूम है, हम बैंक्स में पैसा जमा करते हैं, आपको पता है। तो बैंक्स के पास ना दो तरह का पैसा होता है, एक डिमांड लाइबिलिटी होती है, एक टाइम लाइबिलिटी होती है। डिमांड लाइबिलिटी वो होती है जो आप कभी भी निकाल सकते हो। आपके सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपीज पड़े हुए हैं, आपको आज जरूरत है 5,000 के एटीएम से निकाल लिया, कार्ड स्वाइप कराया, शॉपिंग कर ली, जीपे किया, शॉपिंग कर ली। ठीक है? ये टाइम, ये डिमांड लाइबिलिटी होती है। ये बैंकों के पास आपका पैसा पड़ा है, लेकिन ये वो पैसा है जब आप चाहो तब आपके पास वापस आएगा। लेकिन कुछ ऐसी ऐसा पैसा होता है तो जब आप चाहो आप वापस ही आएगा, जैसे एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। ये 10 साल के लिए आपने एफडी ली हुई है, आपने बैंक के पास जमा किया हुआ पैसा, इससे आप नहीं निकाल सकते 10 साल तक। तुड़ाना उड़ाना वो एक अलग चीज होती है। ठीक है? तो ये टाइम, एक टाइम के लिए उनके पास पड़ा हुआ है। तो बैंक कहता है अच्छा ये वाले का 5% के ये वाले का 5%। तो आरबीआई कहती है शाणा मत बन, दोनों का 5%, दोनों को ऐड करके 5%। नहीं तो वो एक अच्छा वो वाला रख लेते हैं, चलो ये अपने पास रखते हैं, तो शाणा बनती नहीं, दोनों का 5%। इसीलिए वहां क्या लिखा है, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ व्हाट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट विद द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक, और इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। एक अपने पास से रखना है, एक कहाँ भेजना है। हाँ, तो ये फर्क होता है इसमें। ये सारा आपका हो गया क्वांटिटेटिव। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव में और भी तरीके हैं, हथकंडे बोलता हूं मैं इसको, 3 हथकंडे। पहला हथकंडा क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट।
मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप गए बैंक, आप बैंक के पास गए और आपने कहा जी हमको 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक ने कहा ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको 10 लाख, में शक्ल ही नहीं है। आप पहले कुछ गिरवी रखो, कुछ भी गिरवी रखो, कुछ तो होगा लोन लेने आएगा। बिल्कुल है जी, मेरे पास 50,000 का स्कूटर है, वो मैं गिरवी रख देता हूँ। अब आप दोगे 10 लाख का लोन, धक्के मार के आपको बैंक से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहते कोई महंगी चीज रखो बाबा। तो उसने कहा हाँ, घर में एक मारुति खड़ी है, 2.5 लाख की है उसकी कीमत है, वो आप देख लो, खटारा, ठीक है ना, वो देख लो, उसका कुछ हो सकता है। तो आप बढ़ते गए बढ़ते गए, आप 8 लाख की प्रॉपर्टी तक आ गए, अभी भी बैंक नहीं मानेगा। अच्छा आपने कहा भैया ठीक है, आखिरी दाव खेलते, 10 लाख की चीज गिरवी रख, अब भी बैंक नहीं मानेगा। वो क्या चाहता है, 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अब 10 लाख से कितना ज्यादा होना चाहिए, ये बैंक तय नहीं करता, ये आरबीआई तय करता है। इसको मार्जिन बोलते हैं। यानी जितना आप लोन लेने गए उसकी कितनी ज्यादा की कीमत गिरवी रखनी पड़ेगी आपको। 10 लाख का लोन है, 12 की, 15 की, ये उनका अपना होता है, गोल्ड लोन का सबका होता है। तो ये उनकी पहले एक वो होती है कि भाई आप कितना ज्यादा आपको रखना है। मान लो 10 लाख के लिए आपको 13 लाख की चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, तो आप लोन ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई ने बढ़ा दी है, अब 10 लाख के लिए 20 लाख की चीज अब आप लोन लेने ही नहीं जाओगे। अब हो गए बाप रे, मैं वही ना बेच दूंगा, मैं क्यों लेने जाऊं लोन इतना इतना, ये तो कह रहे डबल कीमत की चीज गिरवी रखो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या होगा फिर, आप लोन कम लोगे, आप लोन कम लोगे तो पैसा आपके पास, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड। अभी मैंने ऐसे बोल दिया फटाफट फटाफट हिंदी में, आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके 5-6 सेंटेंसेस बनाने, आराम से इतना पेज बन जाएगा। थोड़ा सा भरना सीखो पेजों को। कईयों के मैंने पेपर देखे हैं, इतना एक लाइन लिख दी मोटिवेशन, एक लाइन लिख दी बस। अरे भाई एक नंबर का आइडेंटिफिकेशन है, एक नंबर का ऐसे था लीडरशिप, एक नंबर का आइडेंटिफिकेशन, एक नंबर का एक्सप्लेनेशन। एक नंबर में कुछ लिखो तो सही। एक लाइन जैसे 15 वर्ड होते हैं, 15-20 वर्ड, 30 वर्ड्स की लिमिट है सीबीएसई में। मिनिमम 30 वर्ड्स होने चाहिए, पर अगर 30 वर्ड्स में यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, यू हैव टू इंक्रीज इट। फिर आपको उसको बढ़ा के 45 तक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लीडरशिप और मोटिवेशन वाले क्वेश्चन में आपको इसको लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। कई बच्चों को मैं दिखा दूंगा पेपर, कईयों ने पूरा 2 अच्छे अच्छे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब जैसे मोटिवेशन वाला था, उसमें कईयों ने मोटिवेटर ये सब भी लिख दिया, वो जरूरत नहीं थी। पर अगर आपने लिख दिया एक एक लाइन उसकी, तो आपको एज मिलेगा। क्योंकि जब अगला पेपर आएगा उसमें एक लाइन लिखी होगी तो टीचर हाफ ही मार्क देगा उसका। समझते हो आप, 1 मार्क आइडेंटिफिकेशन, 1 मार्क एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क आइडेंटिफिकेशन, 1 मार्क एक्सप्लेनेशन। कोई टेक्निकल केस स्टडी नहीं, केस स्टडी थी नहीं, इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहां पर आपको एक मिल गया, यहाँ पर आपको आधा मिलेगा, फिर यहाँ भी आधा मिलेगा, तो आपके 3 रह जाएंगे। तो 1 नंबर दान क्यों करना भाई। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में कुछ नहीं होता, बस बैंक्स को कहा जाता है कि आप लोगों को ऐसा इनकरेज करो कि वो लोन्स लें ही ना। ऐसा तो बहुत रेयर केस है कोई बैंक कहे कि लोन ना लो। बैंक तो यही चाहता है कि लोन लो आप, लेकिन फिर भी अगर उनको ऐसा आरबीआई कहे कि ऐसा आप कहो कस्टमर्स को कि वो लोन ना ले, तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। फिर है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कुछ इंडस्ट्रीज को लोन दो, कुछ को मत दो। ऐसा नहीं है कि सबको लोन दे, जो भी आ रहा है आ जाओ जी आ जाओ, खुला लंगर, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को दे दो, कुछ इंडस्ट्रीज को लोन दे दो, कुछ को मना कर दो, ऐसे कर दो तो भी कमी कुछ। तो सोसाइटी के कुछ हिस्से तो ऐसे होंगे जिनको लोन नहीं मिलेगा, तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी। अब इसका ठीक उल्टा डेफिशिएंट डिमांड में हो जाएगा। तो दोबारा से यही सबको उल्टा उल्टा बोलने का मेरे को तो शौक नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जितने डिफरेंसेस बुक में आपको दिखते हैं, जितने भी दिखते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ था, ये देखो।
हाउ डज इंक्रीज इन टैक्सेस हेल्प्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब इस तरह का क्वेश्चन ना 3 मार्क्स का आ जाता है आपको कि यार 3 मार्क्स में क्या है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखना हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, पर वो हम यूट्यूब पे क्यों डालें। या फिर इस तरह से, व्हाट इज मेंट बाय रेपो रेट, हाउ डज कंट्रोल, हाउ डज सेंट्रल बैंक यूजेस दिस मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप। इस तरह से रेपो रेट क्या होता है, पहले रेपो रेट की डेफिनेशन बता दी, फिर बाद में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे रोल प्ले करता है वो। समझ में आ गया, इस तरह से रेपो रेट एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो। तो ये आपका मेथोडोलॉजी होगा करने का। ठीक है।